अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, हमने पढ़ा था कि 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर होती है और उसमें जो है ना अ, उसमें मीर कासिम और बहार का और अवध का जो नवाब होता है उनको शिकस्त होती है किसके हाथों? रॉबर्ट क्लाइव के हाथों। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब 1784 में 1784 में एक एक्ट आता है जिसे पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, अब इस एक्ट का क्या मतलब था कि इस एक्ट में जो बेसिक जो पॉइंट्स था कि वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी काम कर रही थी इंडिया के अंदर, उसकी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन पावर को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है जी, कि कंट्रोल तो उसके पास थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिए रहता है, लेकिन वो थोड़ी बहुत ट्रेड तो कर रही होती है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है वो ब्रिटिश खुद ले लेती है अपने पास। ठीक है जी। अच्छा जी, वो इसके बाद वो जो है ना ब्रिटिश वो अपना हुकूमत अपनी करती है खुद, अपने जनरल लगाती है, गवर्नर जनरल, सेक्रेटरी, नवाब, वो अपने ब्रिटिश से लेकर यहाँ ले आते हैं इंडिया में ताकि वो आएँ और यहाँ पे हुकूमत करें, और पॉलिटिकल लोग ले आते हैं ताकि वो यहाँ आकर सियासी मामलात को देखें। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल होता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश से आता है वो होता है वारन हेस्टिंग। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग होता है जो ब्रिटिश से आता है। अच्छा अच्छा, आप देखेंगे कि अब ब्रिटिश जो है टोटली वो यहाँ तक कंट्रोल कर चुकी है, वो सारा कंट्रोल उसके हाथ में है। अब हैदराबाद तो वैसे ही ब्रिटिश का इलाका रहा है ना, वो हमेशा से उसके साथ मदद करता रहा है। और मराठा, अब मराठा भी ब्रिटिश के साथ रहे हैं। ये तीनों स्टेट्स हैदराबाद, मराठा और नीचे मैसूर की रियासत इसका हम देखते हैं। ये हैदराबाद, मराठा और ब्रिटिश ये हमेशा से इकट्ठे रहे हैं और इन्होंने मिलकर सिराजुद्दौला और मीर कासिम को जाकर शिकस्त दे दी थी। अच्छा जी, कि अब होता क्या है कि 1799 में ये एक छोटी सी रियासत होती है, मैसूर की रियासत, मैसूर दक्कन, ये नीचे ये वाली रियासत, इसका हुक्मरान होता है टीपू सुल्तान। ठीक है जी, टीपू सुल्तान। अब टीपू सुल्तान की लड़ाई होती है ब्रिटिश के साथ, और यहाँ पर ट्रेटर होता है जो टीपू सुल्तान को टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी करता है, वो होता है मीर सादिक। काफ़ी दफ़ा आपने सुना होगा, इमरान खान भी बोल रहा होता है कि मीर सादिक और मीर जाफ़र गद्दार। तो ये थे असल में वो गद्दार जो ब्रिटिश के साथ मिलकर उन्होंने अपने नवाब को है ना शिकस्त थी, उनके साथ धोखा किया। तो टीपू सुल्तान को 1799 में कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब पूरा कंट्रोल, यहाँ तक कंट्रोल ये सारा का सारा ब्रिटिश के पास आ जाता है। ये पूरा कंट्रोल सारा का सारा ब्रिटिश के पास आ जाता है। अब ये वाला इलाका बच रहा होता है और ये वाला इलाका सिखों के पास होता है उस वक्त। ठीक है जी, और सिख बहुत मजबूत होते हैं जब जब तक रंजीत सिंह ज़िंदा होता है। ठीक है जी, अब ब्रिटिश का एक्सपेंशन का सिलसिला जारी रहता है। वो पूरा यहाँ से यहाँ तक उन्होंने तो पूरा कर लिया ना, हैदराबाद और मैसूर की रियासत को फ़तह कर लिया। अब वो जाते हैं इस तरफ वेस्ट में, अफ़गानिस्तान में जाते हैं।
लेकिन अफ़गानिस्तान में 1700 में 1750 या 84 में वो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको शिकस्त होती है। लेकिन जब वो शिकस्त होती है और वापस आते हैं तो वहाँ यहाँ आकर वो सिंध के राजों के ऊपर जंग कर देते हैं, और वो ये बताना चाहते हैं कि आप हमें ये ना देखें कि ब्रिटिश कमज़ोर हो गई है डिफीट के बाद, अभी हमारे अंदर बहुत सी ताकत मौजूद है। तो वो यहाँ आकर सिंध के ऊपर जाकर कब्ज़ा कर लेती है पूरा, और इनको जो नवाब होते हैं इनको कैदी बना लेते हैं और इनको मार देते हैं। तो अब देखें कि पूरा इलाका ये यहाँ बंगाल से लेकर ऊपर यहाँ तक सिंध तक जो है ना ब्रिटिश के कब्ज़े में आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सिखों की बात करते हैं हम। सिख जो थे वो तब तक बहुत मजबूत थे जब तक उनका जो है रंजीत सिंह ज़िंदा होता है। ठीक है जी, जब तक रंजीत सिंह ज़िंदा होता है तो सिख बहुत मजबूत होते हैं। अब रंजीत सिंह 1839 में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। अब हर बच्चे का ख्वाब होता है कि वो रियासत को संभाले, खुद बादशाह बन जाए। तो इस तरह उनके बेटों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और सेंट्रल कमांड जो है ना वो फिर से लूज़ होना शुरू हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी, जो ब्रिटिश जो है वो उन्होंने नज़र लगाई हुई है कि कहाँ पे कोई रियासत कमज़ोर होती है और वो जाकर उस पर धावा बोल दें, उस पर हमला कर दें। ठीक है जी। तो 1839 में रंजीत सिंह डाइट, वो मर जाता है। ठीक है। अब जब रंजीत सिंह मरता है तो सारा सेंट्रल कमांड जो है ना वो लूज़ हो जाता है इसका, सिखों का। अच्छा, अब सिख देख रहे होते हैं कि जो ब्रिटिश है वो नज़र जमाए बैठा हुआ है कि वो सिखों के ऊपर हमला करना चाहता है। अब बजाय इसके कि ब्रिटिश सिखों पर हमला करें, जो सिख होते हैं वो खुद जाकर 1846 में वो जाकर ब्रिटिश के ऊपर हमला कर देते हैं यहाँ पर आकर। ठीक है। तो 1846 के अंदर ब्रिटिश सिख जो हैं वो हमला कर देते हैं ब्रिटिश के ऊपर यहाँ पर, और 1846 में जब वो हमला करते हैं, जाहिर सी बात है ये कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो ब्रिटिश इनको तबाह बर्बाद कर देती है और इनको शिकस्त होती है। और फिर एक ट्रीटी होती है लाहौर में, जिसे ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं, ट्रीटी ऑफ लाहौर। इस ट्रीटी में क्या होता है कि जो है ना पंजाब और बहुत सा इलाका, जो पंजाब का ये वाला इलाका पूरा पंजाब का होता है ना, तो ये वाला इलाका यहाँ से कश्मीर और ये पूरा इलाका जो है ना वो ब्रिटिश को दे दिया जाता है यहाँ तक पूरा। फिर अब देखें एक्सपेंशन का सिलसिला ब्रिटिश का किस तरह बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब होता क्या है कि सिखों में से एक गद्दार होता है, ट्रेटर होता है, वो कौन सा होता है? गुलाब सिंह। वो मिल जाता है फिर से ब्रिटिश के साथ, और वो गुलाब सिंह जो है वो फिर से मिल जाता है ब्रिटिश के साथ और सिखों के साथ गद्दारी करता है। ठीक है। अब इसी वफादारी के सिलसिले में जो गुलाब सिंह ब्रिटिश के साथ करता है, तो वो ये वाला इलाका कश्मीर को दोबारा से दे देते हैं, कश्मीर का इलाका गुलाब सिंह को दे देते हैं। अच्छा, 1846 में जो है ना सिख जो है वो थोड़ा सा इलाका लूज़ करते हैं, लेकिन 1848 में दोबारा से फिर सिख आते हैं, हमला करते हैं दोबारा से अगेन, और इस बार वो पूरा का पूरा इलाका जो है ना वो सेंट्रल कमांड खो देते हैं और ब्रिटिश पूरे इलाके पर कब्ज़ा कर लेता है। और ये वाला कश्मीर से लेकर यहाँ तक ये पूरा इलाका अब ब्रिटिश के कब्ज़े में आ चुका होता है। ठीक है जी। अब जो ब्रिटिश है वो कश्मीर का इलाका, ये वाला कश्मीर होता है, वो किसको दे देते हैं? गुलाब सिंह को ऐसे तोहफ़ा दे देते हैं।
अच्छा जी, अब 1852 में एक एक्ट आता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कहते हैं। लैब्स का मतलब गैप होता है। इस एक्ट के मुताबिक वो ये कहते हैं, ब्रिटिश जो कहते हैं कि अगर किसी रियासत का, ठीक है, अगर किसी स्टेट का हुक्मरान मर जाता है, रूलर मर जाता है, डाइड मर जाता है, अगर वो उसकी जो है ना नेचुरल इन्फेंट डिसेंडेंट्स, यानी कि उसके अगर अपनी औलाद ना हो, नेचुरल औलाद जो है, तो वो जो रियासत होगी, वो जो कंट्रोल होगा, वो फिर से ब्रिटिश के पास चला जाएगा। ठीक है। अब इस एक्ट से बहुत ज़्यादा उधर वावेला मचता है। जो रूलर होते हैं वो वो बहुत एहतजाज करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अब जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आता है तो उस वक्त का जो उनका गवर्नर जनरल होता है डलहौजी होता है। डलहौजी ये उस वक्त का गवर्नर जनरल होता है। अच्छा जी, तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स कि अगर किसी रियासत का हुक्मरान मरेगा तो उसकी जब अगर कोई औलाद नहीं होगी तो वो जो रियासत होगी, वो जो स्टेट होगी, वो फिर से ब्रिटिश के कब्ज़े में आ जाएगी। ये एक तरह का एक्सक्यूज़ था उनसे वापस लेने का, उनसे हुकूमत वापस लेने का। अब बहुत सी स्टेट्स ऐसी होती हैं, जैसे अब बहुत सी यहाँ पे स्टेट्स होती हैं। यहाँ पे झांसी की एक स्टेट होती है, उसका राजा मरता है तो क्या करते हैं, जो उसका जो राजा मरता है ब्रिटिश उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेता है। ठीक है जी। और उसकी रानी वो क्लेम कर रही होती है कि रियासत जो है ना वो मुझे दे दी जाए, लेकिन ब्रिटिश जो है ना इस पर कब्ज़ा कर लेता है। उसके बाद एक और रियासत होती है सत्तारा, ब्रिटिश उसका भी राजा मरता है तो उसका ब्रिटिश उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेती है। और एक और रियासत नागपुर का राजा मरता है तो उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लेती हैं ब्रिटिश। अच्छा, अब एक यहाँ पे होती है अवध का, ये वाला अवध जो है, इसका जब राजा मरता है तो इसके इसके जो है नेचुरल डिसेंडेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अपने बेटे होते हैं, अवध का जो राजा होता है। लेकिन ब्रिटिश जो है ना वो फिर भी इससे कंट्रोल ले लेती है और ये एक्सक्यूज़ करती है कि ये जो अवध का हुक्मरान था, रूलर था, इसकी जो है ना जो बादशाहत थी, जो रूलिंग थी, वो सही नहीं थी, पुअर थी, और लोग इसकी बादशाह से रूलिंग से खुश नहीं थे। तो इसी वजह से हम ब्रिटिश जो है ना इससे कमांड ले रहे हैं और अपने ये कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। चलते 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 फिर इस तरह 1857 होती है। ये पूरी फिर रियासतें जो है ना वो जिसे जंग आज़ादी बोलते हैं, वो फिर यहाँ से रियासतें उठ खड़ी होती हैं और जंग शुरू हो जाती है। और 1858 के अंदर एक इंडियन एक्ट आता है, उसे बोलते हैं इंडियन एक्ट 58 उसके मुताबिक जो है ना वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे टोटली बाहर कर दिया जाता है इंडिया से, कि ट्रेडर्स कांट बी आर रूलर्स। ठीक है, अब पूरा कंट्रोल ना वो कहते हैं कि अब पूरा कंट्रोल जो है ना ईस्ट इंडिया का यहाँ से ख़त्म हो जाता है, कि आप ना यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, आप चलें जी निकलें यहाँ से। ब्रिटिश निकालता है उनको। और इस एक्ट के मुताबिक जो है ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो होता है ना उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स था। अच्छा, अब मैंने आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं, अगर आप सिर्फ वही पॉइंट्स ही याद कर लें, अगर आप ये लंबी ज़्यादा स्टोरी याद नहीं करना चाहते तो वही पॉइंट्स अगर आप याद कर लें तो भी ठीक है। ठीक है जी, ये पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। पहला पॉइंट है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी परमिटेड बाय एलिज़ाबेथ वन। ठीक है, यह एलिज़ाबेथ वन इसको परमिट करती है, आप जाओ। उसके बाद 1650 में थॉमस रो मेट जहांगीर फॉर परमिशन, वो दिल्ली फतेहपुर सीकरी के मकाम पर जो थॉमस रो है वो जहांगीर से मिलता है कि हमें इजाज़त दी जाए, परमिशन दी जाए। उसके बाद 1601 से लेकर 1699 थ्रू आउट 17th सेंचुरी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो बिज़ी रहती है तो डिफीट डच एंड पुर्तगीज़। ठीक है। अच्छा, उसके बाद होता है फ्रेंच सेटअप ट्रेडिंग कंपनी
ये 1664 के अंदर अपना ट्रेडिंग कंपनी बनाती है। ये पॉइंट्स आपने याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, 1757 के अंदर एक बैटल होती है जिसे बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, जंग प्लासी। ठीक है जी। इसमें क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव का मुकाबला होता है सिराजुद्दौला के साथ, और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को शिकस्त देता है। और इसमें जो गद्दार होता है वो कौन सा होता है, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ट्रेटर होता है, गद्दार। ठीक है जी। उसके बाद ये आपने याद रखना है, ये भी जंग प्लासी कब हुई ये याद रखना है। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर होती है। उसमें क्या होता है कि शाह आलम टू, मीर कासिम और अवध का जो हुक्मरान होता है, ये तीनों मिलकर आपस में रॉबर्ट क्लाइव का मुकाबला करते हैं, और रॉबर्ट क्लाइव इनको तबाह बर्बाद कर देता है और इनके ऊपर से कमांड जो होता है वो ले लेता है, अपनी कमांड करता है। रॉबर्ट विन द बैटल, ये आपने याद रखनी है। ठीक है जी। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके मुताबिक जो है ना, EIC जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लास्ट मच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बट कंटिन्यू टू ट्रेड। वो ट्रेड तो कर सकती है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनकी वो कंप्लीट ख़त्म हो जाती है। ये पॉइंट्स आपने याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो होता है वो कौन सा होता है, वारन हेस्टिंग होता है, जो ब्रिटिश का आता है, वारन हेस्टिंग। ठीक है जी। अब 1799 में मैसूर की एक बैटल ऑफ मैसूर जिसे बोलते हैं वो होती है, और उसमें टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश और मीर सादिक जो होता है वो गद्दार होता है, टीपू सुल्तान का जनरल होता है, वो ब्रिटिश के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया जाता है। अच्छा जी। उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश का एक्सपेंशन बढ़ता रहता है पूरी, और 1803 में ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑन दिल्ली एंड शाह आलम वाज इनटू शाह आलम जो है ना वो टुक कंट्रोल ऑन दिल्ली। जो शाह आलम है वो दिल्ली का कंट्रोल संभाल लेता है, और ये पपट्स हुक्मरान होते हैं। 1888 में मराठा जो है ना उनको डिफीट कर दिया जाता है, जो कि हमेशा से ब्रिटिश जो ब्रिटिश का है ना एलाई रहे हैं, इत्तेहादी रहे थे, उनको फिर डिफीट कर दिया जाता है। अब 1839 में रंजीत सिंह जो है ना वो मर जाता है। अब 1846 में वॉर विद सिख होती है। ठीक है, ब्रिटिश की वॉर जिसे एंग्लो सिख वार बोलते हैं, और यहाँ पर जो है ना बहुत सा इलाका जो सिख है वो गंवा देते हैं, और एक ट्रीटी होती है जिसे लाहौर ट्रीटी या ट्रीटी ऑफ लाहौर बोलते हैं। इसमें बहुत सा इलाका जो है ना सिख जो है ना वो ब्रिटिश को देते हैं, पंजाब का जो पूरा इलाका होता है। अच्छा जी। उसके बाद इसमें जो जो गद्दार होता है, गद्दारी करता है सिखों के साथ, गुलाब सिंह गद्दारी करता है, ब्रिटिश गिव गुलाब सिंह कश्मीर तोहफे के तौर पर दे देते हैं। अब 1848 के अंदर दोबारा से फिर वार होती है, सिख हमला कर देते हैं, और अब ये जो है ना पूरा इलाका जो है ना कंट्रोल जो है ना वो खो देते हैं सिख। अच्छा जी। अब 1852 में दोबारा 1852 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आता है, जो भी मैंने बताया आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आता है कि अगर किसी हुक्मरान का जो है ना औलाद अगर नहीं होगी तो वो हुकूमत जो है ना वो ब्रिटिश के कब्ज़े में आ जाएगी। ठीक है जी। अब 1858 के अंदर इंडिया एक्ट एक एक्ट आता है जिसे इंडियन एक्ट 58 बोलते हैं, 1858 बोलते हैं। इस एक्ट के मुताबिक जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और ब्रिटिश कहते हैं कि आप यहाँ से निकलो, आप ट्रेड भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि ट्रेडर्स कांट बी अ चूज़र्स, सॉरी, ट्रेडर्स कांट बी रूलर। ठीक है जी। और इस एक्ट के मुताबिक 1850 एक्ट के मुताबिक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो बस आपने यहाँ तक याद रखना है, उसके बाद आगे की स्टोरी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।